चलिए, स्वागत है सभी का टिस्टेक की लाइव क्लास में। और हम पढ़ रहे थे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है और ये डेली लाइफ में होने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए चूंकि हम मानव का पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि हम आगे एग्जाम के हिसाब से देखा जाए, यदि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है, यानी कि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आप आए और अधिक से अधिक फायदा अपने खुद ले और अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को भी इसका फायदा आप दे सकते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में मानव पाचन तंत्र के लिए बात की थी और मानव पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन की डेफिनेशन हमने दी थी। उसके बाद में हमने पाचन तंत्र में कौन कौन से प्रमुख पाचक अंग होते हैं उसमें हमने बात की थी। उन पाचक अंगों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। साथ में ही हमने स्टार्ट किया था जो माउथ होता है, माउथ में जो बक्कल केविटी होती है, टीथ होते हैं, टंग होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी, मतलब कि दांत, जीभ और हमारी सलाइवरी ग्लैंड, ये जो प्रमुख भाग होते हैं जो कि पाचन तंत्र में इनका रोल होता है, तो वहाँ पे हमने बात की थी। मैं एक बार फिर से समराइज करना चाहूँगा कि कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ पे नए भी आए हो, तो वो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे स्टार्टिंग करेंगे कि जो नए बच्चे हैं वो भी कवर कर ले और जो पिछले क्लास में थे उनको भी और मज़ा आ जाए। इस टाइप से हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, मानव पाचन तंत्र, ठीक है। मानव पाचन तंत्र, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने कौन से अंगों के बारे में देखा था कि जो कि पाचन में भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि मानव में जो पाचन होता है वो कौन सा होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन। देखो, ये नया शब्द है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि पाचन जो होता है वो अगर कोशिका के आधार पे हम देखें, किसके आधार पे, मैं जीवों के आधार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कोशिका के आधार पे। तो कोशिका के आधार पे भी पाचन दो प्रकार का होता है। एक जो कोशिका के अंदर होता है और एक जो कोशिका के बाहर होता है। यहां पे बाहर लिख देता हूं, क्या, जो बाहर होता है। कोशिका के अंदर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें एक ही कोशिका होती है, तो उनका पाचन जो होता है वो कोशिका के अंदर ही होता है। मतलब एक कोशिका होगी तो उसमें कोई अंग नहीं होता है, कोई ऊतक नहीं होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल होती है। तो सिंगल सेल के अंदर पाचन होता है तो उसको हम बोलते हैं अंतः कोशिकीय पाचन। जो अंदर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अंतः कोशिकीय पाचन। देखो, क्वेश्चन आता है, ये शब्दों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन कि मानव में किस प्रकार का पाचन होता है, अंतःकोशिकीय, बाह्य कोशिकीय या दोनों प्रकार का, या इसमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहोगे, इसमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। बाह्य कोशिकीय, बाह्य कोशिकीय मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है बहुकोशिकीय जीव है। हमारे लिए, हमारे जो शरीर है इसमें पाचन के लिए पाचक अंग होते हैं और वो पाचन अंग जो होते हैं वह एक पूरे एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं मानव पाचन तंत्र। तो वो पाचन तंत्र जो कि पाचन हमारा कोशिका के बाहर होता है उसके लिए एक तंत्र काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। कोशिका तो बने हैं, सारे अंग कोशिकाओं से बने हैं, लेकिन कोशिका के अंदर पाचन न होकर कोशिका के बाहर हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, बाह्य कोशिकीय पाचन। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको याद रखिएगा। चलिए,
तो हमने बात की थी कि मानव पाचन तंत्र में जो प्रमुख इसका अंग है या एक सिस्टम है जिसको हमारा जो पाचन होता है वो किस में होता है, प्रमुख आहार नाल में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आहार नाल। आहार नाल। और आहार नाल जो कि हमने बात की थी कि लगभग 9 मीटर लंबी होती है। ये बात अलग है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कोई बहुत ज़्यादा ठिंगना है, तो थोड़ी बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज हम बात करें तो 9 मीटर एक लंबी नली होती है जिसको हम आहार नाल कहते हैं। अब आहार नाल में हम बात करेंगे कि इसमें जो प्रमुख भाग होते हैं, इसमें हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि इसमें जो पाचक अंग होते हैं, हम बात करते हैं मुंह से स्टार्ट होती है, जिसके बाद में हम बोलते हैं ग्रसनी, फिर हम बात करते हैं ग्रास नली, फिर हम बात करते हैं आमाशय, फिर हम बात करते हैं छोटी आंत, फिर हम बात करते हैं बड़ी आंत, और फिर हम बात करते हैं बड़ी आंत से फिर हम बात करते हैं गुदा द्वार तक, है ना। तो मतलब कि मुंह से लेके गुदा द्वार तक ये एक लंबी लाइन है, जो कि हमने क्या बताया था कि 9 मीटर या कि 32 फीट यह चौड़ी नली होती है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? इसको एक बार बताने का मतलब है कि एक बार ये समराइज हो जाता है। इसके बाद में ये तो प्रमुख आहार नाल के भाग है या पार्ट ऑफ, हम बोल सकते हैं इसको क्या, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल। और फिर सहायक पाचक अंग होते हैं। सहायक पाचक अंग में क्या होता है, मैं यहां पे लिखता हूं सहायक पाचक अंग या ग्रंथियां, सहायक पाचक ग्रंथियां। तो ये सहायक पाचक ग्रंथियां, जैसे मैं बात करता हूं सलाइवरी ग्लैंड, या इसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा होता है हमारा लीवर, और थर्ड होता है हमारा पैनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड जिससे कि सलाइवा का सिक्रेशन होता है, लीवर जिसको कि हम क्या बोलते हैं यकृत, पेनक्रियास इसको बोलते हैं हम अग्नाशय, क्या बोलते हैं अग्नाशय। तो इस प्रकार से यह सहायक और ये हो गया इसके प्रमुख भाग। तो ये सभी मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसमें कि क्या होता है, पाचन की प्रक्रियाएं पूर्ण होती है। तो हमने माउथ की बात कर ली थी, और ये बात, ये पार्ट आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले हमें जो पाचन में भाग, एलिमेंट्री कैनाल के जो प्रमुख भाग होते हैं जो कि पाचन में सहयोग करते हैं, उनमें हमने इसको 2 भाग किया। ये वाले जो भाग है ये आहार नाल के प्रमुख पार्ट है, और जो आहार नाल में जो पाचन होता है वो तो एक प्रमुख है, लेकिन पाचन में कुछ सहायक ग्रंथियां होती है जिनके बिना पाचन संभव नहीं है। ये मुख्य ग्रंथियां नहीं है, क्योंकि इनका रोल और भी दूसरी जगह होता है, इसलिए हम इसको मुख्य पाचन अंग में नहीं लेते हैं। इनको हम सहायक पाचक ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि ये पाचन के अलावा इनके और भी दूसरे जगह कार्य होते हैं या दूसरी जगह इसका रोल होता है, इसलिए हम इनको सहायक पाचक ग्रंथियां कहते हैं। और इनका जो रोल होता है वो सिर्फ पाचन में है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं मुंह, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार, ठीक। और ये जो होते हैं ये हम एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक करके, कोई भी चीज इसमें से नहीं छूटेगी, बस आपके दिमाग में होनी चाहिए ये चीज कि हाँ पाचन तंत्र। अब पाचन के बारे में हमने कल बता दिया था कि पाचन होता क्या है। पाचन के बारे में सीधी सी बस एक बात याद रखिए कि इसमें जटिल अणुओं को, क्योंकि हम जो भोजन लेते हैं वो कैसे होते हैं, जटिल कार्बनिक
पदार्थ होते हैं, इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे कार्बनिक पदार्थ में या छोटे पदार्थों में या कॉम्प्लेक्स से इसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम होता है। मतलब जो जटिल और अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको हम सॉल्युबल इनऑर्गेनिक पदार्थ में इसको तोड़ते हैं, जो कि आसानी से अवशोषित हो जाए। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जटिल को हम सिंपल में तोड़ते हैं। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। यही भाग है जो कि हमने बात किया था कि माउथ से लेके एनस तक जो प्रमुख भाग होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरा भाग जो कि क्या होता है, यहाँ से पूरा जाता है ये और ये क्या है, एनस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, गुदा द्वार। ठीक। माउथ में प्रमुख क्या क्या भाग होते हैं, तो हमने बात की थी कि यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है, यहाँ पे जीभ होती है, यहाँ पे दांत होते हैं। देखो दांत, दूसरी बात हमने की थी जीभ। ठीक। तीसरी बात हम करते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। और उसके बाद में हम यहाँ पे जो बात होती है, यहाँ से जो माउथ के बाद का भाग होता है, ये जो कि फेरिंग्स होता है। तो ये जो दांत, जीभ और सलाइवरी ग्लैंड होती है, ये बक्कल केविटी, जो हमारी देखो दांत और जीभ तो जो होते हैं बक्कल केविटी में होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड की पोजीशन हम बताएंगे अभी कि सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो माउथ पार्ट में कहाँ पे होती है, क्योंकि ये चीज हमें, इनकी पोजीशन को भी हमें जानना जरूरी है। क्योंकि देखो आहार नाल के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, पहली बात, क्योंकि इसमें तीन चीजें एक साथ करना पड़ता है। एक तो हमें संरचना, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसकी एनाटॉमी हमें थोड़ी सी पता होना चाहिए। हालांकि हम 10th क्लास में हैं तो बहुत ज़्यादा एनाटॉमी की हमें बात नहीं करनी है, सिर्फ हमें उसकी पोजीशन एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम अगर एनाटॉमी में जाएंगे तो वो पूरी हिस्टोलॉजी हमें पढ़ना पड़ता है। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, उनके जो कौन सी कोशिकाओं से, कौन से उत्तकों से मिलके बनी होती है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। लेकिन हम 10th में ये इसका पार्ट बिल्कुल नहीं है। हमें सिर्फ जो अंग है उनकी पोजीशन पता होना चाहिए कि वो पोजीशन किस भाग में है और उनके थोड़े से कार्य, और हम यहाँ पे फिर उसका पाचन में क्या रोल होता है, बस इन बातों पे हम बात करेंगे। और दूसरी बात, जो रासायनिक प्रक्रियाओं में, देखो हमने जो थंबनेल में दिया था कि भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं। भौतिक का मतलब क्या होता है, जो भोजन का भौतिक पाचन होता है। भौतिक पाचन का मतलब क्या होता है कि हम जो पाचन लेकर, देखो जो हम खाते हैं वो भोजन ठोस रूप में होता है। अब उस ठोस रूप में भोजन को हम पाचन योग्य बनाने के लिए उसको चबाते हैं, तोड़ते हैं, बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ते हैं, और ये प्रोसेस होती है हमारे आहार नाल के अंदर। तो ये, और यहाँ से हम भोजन लेते हैं तो आगे खिसकता खिसकता पूरी आहार नाल से यहाँ से हम भोजन लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे इसको चबाते हैं बारीक, यहाँ पे हम इसका बोलस बनाते हैं, यानी कि ये बोल सकते हैं कि निगलने युक्त। क्योंकि यहाँ पे हम भोजन लेते हैं तो क्या डायरेक्ट हम निगल लेते हैं? कभी नहीं निगलते। आपने रोटी ली और निगल लेते हो क्या? नहीं निगलते। हम क्या करते हैं, उसको पूरे 32 दांतों में हम चबाते हैं। चबाने के बाद हमारी लार ग्रंथियों से लार निकलती है, वो लार से वो भोजन और भी लसलसा हो जाता है। उसके बाद में जीभ उसको क्या करती है, मिक्सिंग करने का काम करती है, सलाइवा को मिलाने का काम करती है, और साथ में कुछ टेस्ट भी लेती है। मतलब आपने देखा होगा जीभ का बड़ा महत्वपूर्ण, जीभ रहती है फ्री। वो क्या करती है, दांतों के बीच में रहती है। एक तो देखो आप सोच सकते हो कि दांतों के बीच में दांत कुतरने वाले होते हैं, काटने वाले होते हैं, चबाने वाले होते हैं, और उसके बीच में जीभ रहती है। लेकिन जीभ, देखो जीभ ही सबसे ज्यादा आनंद लेती है, क्योंकि जो हम भोजन लेते हैं बेचारे दांत तो क्या करते हैं, दांत तो सिर्फ चबाने का काम करते हैं। लेकिन जो जीभ होती है ना, जीभ में सारे स्वाद लेती है। वो खट्टे का स्वाद लेती है, वो मीठे का स्वाद लेती है, वो नमकीन का स्वाद लेती है। तो सारे जीभ के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म अंकुर होते हैं, जो कि उन
जो स्वाद है उन स्वादों का हमें आभास कराती है। ठीक, तो जीभ का रोल क्या होता है कि जो लार होती है उस लार को प्रॉपर तरीके से मिलाना और साथ में भोजन को बार बार दांतों के बीच में धकेलना, ये काम होता है जीभ का। दांतों के बारे में हमने पिछले बात कर ली कि 32 दांत होते हैं, जिसमें से इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये क्या क्या होते हैं इसका पूरा डेंटल फार्मूला हमने पिछली बार डिस्कस कर लिया था। लार ग्रंथियां, क्या लार ग्रंथियां या जिसको हम सिलारी ग्रंथि, यहां पे हम इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो लार ग्रंथियां, देखो ये जीभ हो गई। फिर हम बात करते हैं लार ग्रंथियां, मेरे को याद नहीं आ रहा था ग्रंथि क्या होता है। कभी कभी ये चीजें हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में बहुत दिक्कतें होती है। लार ग्रंथि, ठीक, तो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती है और इसकी पोजीशन मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अभी मैं सिर्फ इसकी फिजियोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। फिजियोलॉजी के बाद में मैं पोजीशन बताऊंगा और उसके बाद फिर हम रासायनिक प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो क्या होता है, सबसे पहले हम भोजन को लेते हैं यानी कि इनटेक करते हैं। तो इनटेक में क्या होता है, ये एक भोजन नली होती है, इसको आहार नाल को हम क्या बोलते हैं, भोजन नली। भोजन नली में आहार नाल, जिसको हम आहार नाल कहते हैं, आप भोजन अगर लेते हो तो क्या डायरेक्ट निगलते हो, नहीं निगलते। यहां पे भोजन बनता है बोलस। बोलस यानी कि इसको बोलस का मतलब होता है निगलने योग्य भोजन। निगलने योग्य भोजन कैसे होगा, एक तो उसमें लार मिली होंगी, सलाइवा मिला होगा, सलाइवा मिलने से वो लसलसा हो जाता है और लसलसा होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको निगल लेते हैं। तो निगलने के लिए भी जो आहार नाल के माउथ में यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 भाग है। एक तो यहाँ पे श्वास नली भी होती है जो कि फेरिंग्स के द्वारा यहाँ पे हम 2 छिद्र होते हैं। अब ये एक श्वास नली होती है जो कि लंग्स में जाती है या फेफड़ों में जाती है, और दूसरी होती है हमारी आहार नाल या जिसका हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रास नली। ठीक, अब ग्रास नली में भोजन जाए या श्वास नली में, तो भोजन को वो निर्धारित करने के लिए यहाँ पे फेरिंग्स में एक एपिग्लॉटिस होता है जो कि हमारे भोजन का निर्धारण करता है कि ये भोजन जो है कहा जाएगा आहार। कभी कभी गलती से यदि यह भोजन जो है वह श्वास नली में चला जाता है तो बड़ी तेजी से हमें ठसका लगता है, मालूम है ना। तो यहां से भोजन ईसोफेगस यानी कि जिसको हम ग्रास नली कहते हैं, अब ग्रास नली से यह आगे बढ़ता है। देखो यहाँ पे मैं भौतिक प्रक्रियाओं की बात कर रहा हूं, अभी मैं रासायनिक प्रक्रियाओं के ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे भौतिक प्रक्रियाओं की बात कर रहा हूं। अब ये बोलस, यहाँ पे जो भोजन होगा वो कैसा होगा, इसको हम बोलेंगे बोलस। अब इसके बाद हम आते हैं, ये लंबी नली है, ठीक, और यहां से भोजन फिर आता है कहां पे, आमाशय में। ये हमारा आमाशय है जो कि कैसा होता है, जे शेप होता है। ठीक है, अब यहां पे आमाशय में यह भोजन रिसीव होता है, बोलस। अब आमाशय में क्या होता है, आमाशय की दीवार जो होती है फोल्डेड होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। फोल्डेड का मतलब ये आपने देखा होगा, जब हम खाली पेट होते हैं तो पेट हमारा बिल्कुल अंदर दबा होता है, लेकिन जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है, पेट ऊपर आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये फोल्डेड होते हैं और जैसे जैसे हम उसमें भोजन आते जाता है उसका आयतन क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो आयतन बढ़ने से वो हमारा पेट जो है वो क्या आता है, ऊपर की तरफ आता है। जितना ज़्यादा ठूस के खा लो तो लगा ये पेट एकदम इतना निकल जाता है ना। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पेट फट ना जाए। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब खाना बिल्कुल हमारे पेट के अंदर नहीं होता तो एकदम पेट अंदर होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका आयतन बहुत बढ़ सकता है, फोल्डेड होती है। दूसरी बात, इसमें भोजन का क्या होता है, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, ये चीजें भोजन को और भी बारीक महीन किया जाता है और इसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। यहां पे जो भोजन की अवस्था में परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं काइम। यहाँ पे पाचन की मैं बात अभी कहीं पे भी नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सा पाचन होगा, फिर मैं बात उसके ऊपर दूसरी तरीके से करेंगे। अब यहाँ से फिर यह भोजन आगे ये डियोडिनम में। अब डियोडिनम में देखो, डियोडिनम जो कि इस प्रकार से यू के आकार की संरचना है, ये दिख रहा है आपको यू के आकार की संरचना। यहाँ पे कुछ ओपनिंग होती है, ठीक, चूंकि डियोडिनम जो है वह छोटी आहार नाल का पहला पार्ट है।
छोटी आहार नाल यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से आमाशय में जो यहाँ से निकलती है सी के आकार की या यू शेप नली हम कह सकते हैं, यह आहार छोटी आहार नाल का पार्ट होता है। और यहाँ पे कुछ ओपनिंग होती है, मतलब कि जो लीवर से हेपेटिक डक्ट आती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट की ओपनिंग यहाँ पे होती है। और यहाँ पे ही पेनक्रियाटिक डक्ट जो कि अग्नाशय से एक डक्ट का मतलब नली होती है, ये नली दोनों की ओपनिंग कहाँ पे होती है, कहाँ पे, इस डियोडिनम में होती है। अब इस डियोडिनम से ये यहाँ से फिर यह नली बिल्कुल एकदम फोल्डेड होती है जो कि हम जुजेनम कहते हैं। और इसके बाद यह जुजेनम, देखो ये आहार नाल एकदम इस प्रकार से फोल्डेड होती है। और फिर यहाँ से ये डियोडिनम जुजेनियम जो इस्चियम होती है, इस्चियम यहाँ से फिर यह बड़ी आहार नाल में यह जुड़ जाती है। तो बड़ी आहार नाल की हम बात करते हैं, यहाँ पे कोलॉन ये प्रमुख इसका भाग होता है, और यहाँ पे रेक्टम और फिर एनस। तो मैं आगे एक एक पार्ट के ऊपर बात करूंगा, यहाँ पे सिर्फ आप इसका भागों को याद रख लीजिए, और यहाँ पे किसका क्या काम होता है ये भी हम बता रहे हैं। बस यहाँ पे फिजिकली रूप से यह भोजन जो आगे है वो किस प्रकार से बढ़ता है, ये भौतिक प्रक्रियाओं में आएगा। मतलब भोजन को चबाना जो कि भौतिक रूप से, बारीक टुकड़ों में तोड़ना जो कि भौतिक रूप से, यहाँ पे इसकी चक्की के समान ग्राइंडिंग, मतलब आमाशय को हम चक्की के भांति बोल सकते हैं, जो कि इसकी क्या ग्राइंडिंग हो रही है, यानी एकदम बारीक महीन पीसा जा रहा है, यहाँ पे भोजन को पीस लेते हैं। तो बोलस भोजन की अवस्था देखो, जो ईसोफेगस में या ग्रास नली में आता है वो भोजन कैसा होगा, बोलस। और बोलस का निर्माण कहाँ पे होता है, हमारे माउथ भाग में होता है। और दूसरी बात हमने कही काइम, काइम का निर्माण जो होता है कहाँ पे होता है, यहाँ पे इस आमाशय में होता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इसमें आगे और कौन कौन से पार्ट होते हैं, जो कि एक एक पार्ट को हम बात करेंगे, वो क्या कार्य होते हैं, कौन से रस या कौन से एंजाइम्स और कौन से हार्मोन्स किस भाग में स्रावित होते हैं, और किस भोजन का, मतलब कि भोजन के जो अवयव होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे वसा, इनका पाचन आहार नाल के किस किस भाग में होता है। ये एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं मैं आपको। देखिए, आप पूरे पाचन तंत्र में आप कहीं पे भी देख लो, देखो भोजन के जो प्रमुख अवयव है जिनका पाचन होता है वो कौन कौन से है। देखो, कार्बोहाइड्रेट, क्या, कार्बोहाइड्रेट, फिर होता है हमारा प्रोटीन, फिर होता है हमारा वसा। ये है बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु, जो कि कैसे है, जटिल है। कैसे है, जटिल अणु है। इन्हीं का पाचन की हम बात करते हैं। जो पाचन का जो कॉन्सेप्ट है, जो को भौतिक प्रक्रिया की पाचन ने, यहाँ पे पाचन को हमने बात की भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया में जो भोजन जो ठोस रूप में होता है, इसको हम लसलसा और बारीक टुकड़ों में तोड़ने का वो एक भौतिक प्रक्रिया हो गई, जो कि उसमें दांत और जो कि हमारा आमाशय और ये ईसोफेगस, जो कि जिसमें क्रमानुकंच गतियाँ या पेरास्टेटिक मूवमेंट। देखो ये भी बात याद रखिएगा कि भौतिक में क्या आता है, भौतिक में भोजन को बारीक टुकड़ों में तोड़ने का काम भौतिक प्रक्रिया है। भोजन को यहाँ से लेके यहाँ तक जो गति होती है भोजन में, वो भौतिक प्रक्रिया है। यहाँ पे भोजन की जो ग्राइंडिंग होती है, जो पिसाई होती है, ये भी एक भौतिक प्रक्रिया है। तो पहले भोजन के हम बात कर रहे कि ये एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से मिलके बना होता है पाचन। पाचन की क्रिया जो कंप्लीट होती है वो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का एक योग होती है। तो भौतिक प्रक्रिया में मैंने क्या बात की कि यहाँ पे भोजन जो हमारे दांतों में, दांतों के द्वारा बारीक पीसा जाता है, उसके बारीक टुकड़े किए जाते हैं, उसमें लार मिलती है, वो जीभ बार बार उसको दांतों के बीच में धकाती है, इस प्रकार उसका बोलस बनता है। बोलस के बाद उसको
ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस से वो भोजन आगे की ओर बढ़ता है जिसको कि हम क्रमानुगत गति कहते हैं या पेरास्टेटिक मूवमेंट। क्रमानुगत मतलब देखो, ये हमारा ईसोफेगस है, यहाँ से हमने भोजन क्या किया, माउथ से रिसीव किया, तो ये भोजन का जो बोलस है इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। ये भोजन का बोलस जो है वह आगे की तरफ ऐसे बढ़ते हुए जाता है, इस प्रकार से इधर मोमेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो बात होती है, ये पेशियों के गति के कारण पेशियां क्या करती है, इसको आगे की तरफ खिसकाती है। तो ये भी एक भौतिक प्रक्रिया है। यहाँ पे भोजन बारीक पिसा, वो भी एक भौतिक प्रक्रिया है, इधर की ओर आगे बढ़ता बढ़ता यह जाता है। और फिर बात आती है कि यहाँ पे तो हमने इसको भौतिक रूप में भोजन के बारीक टुकड़े किए, लेकिन जब तक रासायनिक प्रक्रिया नहीं होगी ना, इसका कोई महत्व नहीं है। मेन रोल होता है रासायनिक प्रक्रिया का। तो रासायनिक प्रक्रियाओं में हमने बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कि जो हमारे जैव अणु होते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट, हम उसको प्रोटीन और हम उसको वसा कहती है, ये हमारे प्रमुख पाचन योग्य जैव अणु होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जो कि हमारे भोजन का अवयव होते हैं। आप जानते हो कि हम जो भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होती है और इसमें वसा भी होती है। आप कोई भी खाना खा लो, उसमें इनका परसेंट कम ज्यादा हो सकता है। किसी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा, जैसे अनाजों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, दालों में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तेलीय पदार्थ जो होते हैं उसमें वसा होता है। लेकिन सभी पदार्थों में परसेंट का मामला हो सकता है कि कोई कम कभी कोई ज्यादा। लेकिन हम अगर बात करें आफ्टर ऑल, तो यह जो प्रमुख अवयव है हमारे, मैंने बात की कार्बोहाइड्रेट, मैंने बात की प्रोटीन, मैंने बात की वसा, ये की जटिल कार्बनिक अणु होते हैं और इनको हम रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत इनको सरल अणुओं में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं हम? सरल अणुओं में तोड़ते हैं। तो सरल अणुओं में तोड़ने के लिए हम क्या बात करेंगे? जब सरल अणुओं के लिए हम बात करते हैं तो जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम काय में तोड़ते हैं? ग्लूकोज। आपने देखा होगा जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, डॉक्टर क्या कर देती है? ग्लूकोज की बाटल चढ़ा देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सरल भाग होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट हमारा शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा प्रदान करने वाला एक जैव रासायनिक अणु है। और इसको हम जब तक ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? इसके सरल जैव अणु, जो कि इसका सिंपल अणु है, जिसको हम बोलते हैं सरल कार्बनिक पदार्थ, जो कि ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब तक हम इसको सरल अणु में नहीं तोड़ेंगे, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को अगर हम ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं करेंगे, तो हमें ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। चाहे आप कितना भी भोजन ले लो, तो हमें ऊर्जा तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि यह ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाए। और फिर यह ग्लूकोज जो है, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये बात अलग पार्ट की है वैसे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस इसलिए कर दूंगा कि ऊर्जा की बात अगर आई तो ग्लूकोज ऊर्जा कब देता है? जब इसका ऑक्सीकरण होता है। तो वो एक अलग पार्ट है, हम उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूं पाचन की। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ तो क्या हो गया? इसका क्या हुआ? सरल में टूट गया, यहां पे पाचन हो गया। क्या हो गया? इसका पाचन हुआ। प्रोटीन, अमीनो अम्ल, प्रोटीन जब तक अमीनो अम्ल में नहीं होगा, प्रोटीन हम जानते हैं कि हमारे शरीर का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो प्रोटीन, जिसको कि हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, जो हमारे शरीर में वृद्धि होती है, इसके लिए प्रोटीन का बड़ा रोल है। बढ़ते हुए बच्चों को डॉक्टर बोलता है कि इनको प्रोटीन युक्त भोजन दीजिए। इसका रोल क्या है? यह हमें
ग्रोथ या वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। और हमारे भाग का अधिकांश भाग जो होता है वह प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो हम कहते हैं कि प्रोटीन का पाचन होता है तब वह अमीनो अम्ल में, मतलब कि प्रोटीन को जब तक अमीनो अम्ल में नहीं तोड़ेंगे तब तक इसका कोई रोल नहीं है। अगर हम यहां पे बात करते हैं वसा की अगर हम बात करें तो यह होता है वसीय अम्ल, जो कि हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे ये समझे कि जो हम बात करते हैं कि यहाँ पे ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल की जो कि इनके सरल अणु हैं उनको इनमें तोड़ा जाता है। तो वो हम बात करते हैं फिर आगे धीरे धीरे। तो ये बात हो गई, मैंने यहाँ पे पाचन के बारे में बता दिया कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में हम तोड़ने के काम को हम बोलते हैं पाचन। ठीक, अब देखिए हमने बात कर ली थी कि हमारे पास जो ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां होती है ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। देखिए ये एक लार ग्रंथि, कौन सी, लार ग्रंथि की पोजीशन के ऊपर मैं बात कर रहा था। ये कान है, कान के नीचे यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड, जो कि क्या है, एक लार ग्रंथि है। दूसरी बात, जो हमारा ये नीचे का जॉ होता है यहाँ पे आपको दिख रही है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कि 3 पाचक ग्रंथियां, जो कि लार ग्रंथियां हमारे माउथ रीजन में होती है। अब मैं यहाँ पे दूसरी जो बात कर रहा हूं, देखो ये जीभ वाला बार, ये वाला पूरा पार्ट होता है बक्कल केविटी। केविटी का मतलब क्या होता है, एक गुहा। आपने देखा होगा जैसे आप मुंह खोलते हो तो आपको पूरा स्पेस खाली दिखाई देता है ताकि हम उसमें भोजन डाल सके। तो भोजन जब डालते हैं तो ये गुहा होती है, गुहा के अंदर जीभ रहती है और गुहा के ऊपर और नीचे दांत, हमारे 32 दांत होते हैं। अब यहां से जो भोजन को हम यहां पे लेते हैं बारीक, इसको चबाया जाता है दांतों के द्वारा। अब ये बोलस बनता है। अब यहाँ पे जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं हम बक्कोफेरेंजियल केविटी। बक्कोफेरेंजियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बक्कल केविटी होती है और उसके जस्ट पीछे क्या होता है, फेरिंग्स होता है। ये फेरिंग्स से ही भोजन जो होते हैं, यहाँ पे इसमें फेरिंग्स में 2 छिद्र होते हैं, एक तो सांस नली का और एक आहार नली का। सांस नली में सांस अंदर जाती है, आहार नली में हमारा भोजन अंदर जाता है। तो फेरिंग्स वाले रीजन में ये काम होता है। और इसके बाद इस फेरिंग्स से ये जो नली है ये क्या है, हमारी ईसोफेगस, या जिसको हम क्या बोलते हैं, आहार नली, जो कि हमारा प्रमुख फिर आमाशय के ऊपर वह बढ़ता है। और ये जो होती है यह फेफड़ों में जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स, जो कि एक अलग पार्ट है, श्वसन तंत्र का भाग है, इसलिए हम यहां पे उसकी डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए क्या बोल रहे हैं, देखिए बच्चों से मेरा निवेदन है कि यहां पे सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट्स करें, क्योंकि अगर जिस बच्चों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है वो ऐसे फालतू के कमेंट्स ना करें, जो कि यहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ जो कि यहाँ पे बातें हो रही है, तो उससे क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको डिस्टर्ब होता है। तो मेरा निवेदन है कि इस प्लेटफॉर्म में हम आते हैं तो यहाँ पे आप कुछ प्राप्त करें, कुछ जो हमारे परीक्षा की उपयोगी बातें हैं वो अगर हमें यहाँ पे प्राप्त होती है तो वो बेहतर होगी। इसलिए सभी से निवेदन है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही कमेंट्स करें जो कि पढ़ाई से रिलेटेड हो, जो कि हमारे लिए दूसरे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको किसी प्रकार का डिस्टर्ब न हो। ओके, चलिए क्या है ईसोफेगस। मैंने बात की कि जो माउथ वाले भाग में अगर हम बात करें तो पाचन की प्रक्रिया तो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं यहां पे थोड़ी सी बात करूं, यहां पे देखो पाचन की प्रक्रिया मैंने यहां पे बात की थी कि पाचन की प्रक्रिया जो है वह हमारी कहां से स्टार्ट हो जाती है, इस रीजन से। आपने देखा होगा कि जो माउथ है उस माउथ में हमारे कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। क्या होता है, हम बात करते हैं कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है
वह सलाइवरी ग्लैंड से कुछ कुछ भोजन का पाचन यहाँ पे होता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि स्टार्च, जो कि हमारा क्या है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। यहाँ पे जो एंजाइम्स होता है एमाइलेज, जो कि उसको क्या करता है, माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। तो पहली जो बात माउथ, जो कि मैंने अपने सलाइवरी की बात की, जो एमाइलेज एंजाइम होता है, जो हमारा पाचक एंजाइम, देखो मैंने यहाँ पे बात की माउथ, अब मैं यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया भी साथ साथ में लेके चल रहा हूँ, रासायनिक प्रक्रियाओं के ऊपर भी बात की। भोजन चबा लिया, बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया, बारीक टुकड़े हो गए, बोलस बन गया। लेकिन आपने देखा होगा, हम रोटी का टुकड़ा, हम अगर रोटी खाते हैं तो रोटी खाने के बाद आपने देखा होगा कि अगर वो थोड़ी देर मुंह में है तो उसका आभास थोड़ा सा मीठा हो जाता है। मालूम है क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम्स निकलता है, इसको मैं बोलता हूँ एमाइलेज। क्या बोलता हूँ? एमाइलेज। और ये एमाइलेज यह एमाइलेज क्या करता है, जो हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है, जो कि पॉलीसेकेराइड मतलब एक जटिल अणु होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट भी आप इसको बोल सकते हो। कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में हम तोड़ते हैं। तो यह स्टार्च जो है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है, मतलब पॉलीमर है, बहुत बड़ा। तो इसको यह क्या करता है, माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? माल्टोस में। माल्टोस। अब आप बोलोगे माल्टोस क्या है? आपने देखा कि स्टार्च जो है यह ग्लूकोज, मैं इंग्लिश में देखो, ये ग्लूकोज जी लिख रहा हूं, मतलब ग्लूकोज, ये ऐसी एक लंबी चेन है, ठीक। अब इसको क्या करता है, यह ऐसे तोड़ता है, ऐसे अणुओं में तोड़ता है, दो अणुओं में तोड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं माल्टोस, मतलब स्टार्च को यह माल्टोस में परिवर्तित करने का काम करता है। तो आप ये देखिए, यह एक शुगर, जो कि हम बात करते हैं कि यह एक शुगर ही है, और जो कि इसको माल्टोस में परिवर्तित करने का काम हमारा कहाँ पे होता है, हमारी इस बक्कल केविटी के अंदर होता है। और यहाँ पे प्रमुख जो पाचक रस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस एंजाइम को हम एमाइलेज कहते हैं, यह एमाइलेज माउथ के लार ग्रंथि से स्रावित होता है, जो कि स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करने का काम करता है। ओके, अब देखिए, मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं, अब ईसोफेगस, जो कि एक नली होती है, लेकिन ईसोफेगस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे किसी भी प्रकार का पाचन जो होता है नहीं होता है। मतलब आप देखिए कि यहाँ पे पाचन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का पाचक रस स्रावित नहीं होता, कोई एंजाइम स्रावित नहीं होते, यहाँ पे कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है जो कि पाचक एंजाइम का श्रावण कर सके। देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूं, यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? पाचक ग्रंथि नहीं होती, ग्रंथि नहीं होती। यहां पे मैं यहां पे लिखता हूं, कोई ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि यहां पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ यहां पे म्यूकस ग्रंथि होती है, म्यूकस ग्रंथि, जो कि क्या करती है, म्यूकस का स्रावन करती है। और म्यूकस का रोल जो होता है वह पाचन में नहीं होता है। ये जो एंजाइम स्रावित करने वाली कोई ग्रंथियां नहीं होती है, जिसको हम पाचन ग्रंथियां कहते हैं, इसमें कोई एंजाइम्स का सिक्रेशन या स्रावन यहाँ पे इस भाग में नहीं होता है। इसलिए अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ईसोफेगस, जिसको कि हम ग्रास नली कहते हैं, इस ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन जो होता है नहीं होता है। अब इस भोजन से हम आगे की ओर यहाँ पे बढ़े, ठीक।
यहाँ पे बोलस आया, यहाँ पे, फिर यहाँ पे आगे बढ़ा, ये पेशियों के द्वारा आगे संकुचन के द्वारा यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ये जेड लाइन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए ये जे शेप हमारा आ गया आमाशय। मैंने अभी अभी बात की थी कि आमाशय बड़ा महत्वपूर्ण भाग है हमारे पाचन अंग का, मतलब पाचन तंत्र का एक प्रमुख भाग होता है जो कि आमाशय। आमाशय की संरचना के ऊपर मैं बात कर लूं, आमाशय क्या होता है, जे शेप संरचना होती है। कैसी होती है, जे शेप। ठीक, अब यहां पे देखिए इसका अगर मैं पहली बात करूं तो यह जे शेप पाउच लाइक स्ट्रक्चर, यानी जे शेप, तो ये इंग्लिश का शब्द जे के लेटर के समान इसका संरचना है, आप देख रहे हो। अगर मैं यहां पे जे लिख दूं, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोलता हूं कि ये फोल्डेड होता है, जिसको इंग्लिश में यहां पे मैंने लिखा पाउच। आप हिंदी वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बोल सकते हैं कि यह कुंडलित होता है। ऐसे इसके नीचे अंदर फोल्डर होती है, बहुत ज़्यादा ऐसी फोल्डर होती है। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ये देखें कि इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं वो पे ध्यान रखिए। देखो सबसे पहला भाग, ये ऊपर की ओर जो टोपी के समान दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हम फंडस। कौन सा भाग, फंडस। जहां से भोजन रिसीव होता है, और इसको हम बोलते हैं कार्डियक भाग। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं, कार्डियक भाग। और तीसरा भाग जो कि डियोडिनम के पास होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरस भाग। कभी भी बात याद रखिए कि जो हमारा ये वाला जो आमाशय है, इसके 3 भाग होते हैं प्रमुख, फंडस, कार्डियक और पाइलोरस। अब बेटा इनकी हिंदी आप बिल्कुल भी याद ना रखें। यहाँ पे ये शब्द जो है वो आप इसी रूप में, भले आप हिंदी में लिखो, लेकिन आपको लिखना ऐसे, जैसे फंडस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फंडस। ठीक, दूसरा भाग लिख दिया मैंने कार्डियक, और तीसरा भाग लिख दिया मैंने पाइलोरस। आप इसी रूप में इसको लिखें, ठीक। और ये वाले यहां से लेके यहां तक ये भाग होता है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, इसकी शरीर, आमाशय की। ठीक, तो इसके भाग हो गए, जो कि आपको ये याद रखना है। न याद रखे तो वो भी टेंशन नहीं लेना का। आप 10th में हो, आपको अगर ये भाग दिक्कत हो रही है, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक, देखो कार्डियक तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये वाला भाग जो होता है, यहाँ पे हमारा हार्ट स्थित होता है, तो इसलिए हार्ट को हम कार्डियक बोलते हैं, कार्डियक रीजन होता है वो, तो इसको नाम दे दिया कार्डियक। यहाँ से भोजन जो हमारी ग्रास नली होती है, यहाँ से भोजन क्या होता है, रिसीव होता है या प्राप्त होता है। ये टोपी के समान संरचना, इसको हम फंडस, और यहाँ पे जो डियोडिनम के पास वाली संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं पाइलोरस। तो ये भाग हमें याद रखना है। दूसरी बात हमने बात की थी कि मैंने बात किया था कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक फोल्डेड होता है। ये बात की थी कि हम भोजन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा पेट फैल जाता है, और जब भूखे रहते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है। मतलब कहीं ना कहीं यह एक पाचन, देखो हम सब्जी लेने जाते हैं, हमारे पास में एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन को क्या करते हैं हम पीछे की जेब में रख लेते हैं। ठीक, सब्जी वाले के पास गए, पॉलीथीन में सब्जी रखी, तो पॉलीथीन को फिर जेब में रख सकते हैं हम, नहीं रख सकते, क्योंकि वो उसमें सब्जी आ गई, उसका आयतन बढ़ गया। अब हमारी जेब का आयतन, उस जो हमारी वह आयतन है जिसके सब्जी रखी है, वो पन्नी का आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे ही यहाँ पे ये क्या होती है, फोल्डेड होती है, और ये फोल्डेड होने के कारण अब इसका आयतन खाने के अनुसार कम और ज़्यादा होता है। इसके क्या कार्य होते हैं, कार्यों के ऊपर भी बात करेंगे। मैंने बात किया था कि ये तो एक संरचना हो गई, अब हम कार्य के बारे में बात करेंगे कि हमारा यहाँ पे हम इसके कार्य, और यहाँ पे इसके कौन से रस स्रावित होते हैं, और यहाँ पे पाचन में कौन सी प्रक्रिया होती है, ये तीनों को हम साथ में पढ़ेंगे। तो हमने
संरचना की बात कर ली, कैसा है यह, जे शेप की संरचना है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, फोल्डेड होता है, ये बात की। अब हम इसके कार्य की, इसके 4 प्रमुख कार्य हैं। कौन से? पहले तो यह भोजन को, देखो आमाशय के कार्य, आमाशय के कार्य। पहला, ये भोजन को क्या करता है? संग्रहित करता है। दूसरा क्या करता है? हम अगर यहां पे बात करें कि संग्रहण करने का मतलब क्या है कि यह भोजन ठहरता है, स्टॉप करता है, इसका एक हल्टिंग स्टेशन है, किसका? भोजन का। जैसे हमारी बसें स्टेशन पे जाके रुक जाती है, तो भोजन भी यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकता है, और वो समय का निर्धारण जो होता है वह जो हमारे जैव कार्बनिक अणु होते हैं उनके अनुसार सबका अलग अलग होता है। कोई एक्सप्रेस है, कोई हल्ट ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे अभी बात करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्यों के बारे में बात कर लूँ कि इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है। तो मैंने पहला क्या किया? स्टोर। फिर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि आंशिक पाचन भी होता है, आंशिक पाचन होता है। तीसरी बात अगर हम यहां पे करें कि पाचन के अलावा क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे भोजन क्या बनती है? काइम बनती है, काइम में बदलता है। भोजन क्या बदलता है यहां पे? कायरिंग, यानी कि हम ये बोले कि काइम में बदलने का काम कौन करता है, तो यहां पे हम बोलेंगे ग्राइंडिंग, या हम बोल सकते हैं कि चर्निंग। यहां पे इसको हम बोलते हैं पीसना। भोजन का क्या होता है? पिसाई होती है। आप इसको ये वाला शब्द हटा दो। अब इसको थोड़ा सा सीक्वेंस बदल देते हैं हमें ऐसा। देखो यहां पे क्या हुई? पिसाई हुई, या सीधे शब्दों में हम यही बोल सकते हैं कि पिसाई हुई। ठीक, पिसाई हुई, जो कि भोजन हमारा कायम में बदला। तो ये 4 चीजें आप याद रखिए। क्या क्या? मैंने बात की कि भोजन यहां पे संग्रहित होता है, दूसरा आंशिक पाचन होता है, तीसरा पिसाई होती है, और यहां पे कायम होता है। अब थोड़ा सा यहां पे ये याद रखिए कि यहां पे जो होता है वह कौन कौन से रस स्रावित होते हैं। तो यहां पे जो पाचक एंजाइम जो स्रावित होते हैं वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं, देखो यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं, गैस्ट्रिक जूस, यानी कि इसको हम बोलते हैं देखो मैं यहां पे गैस्ट्रिक जूस लिखा। अब गैस्ट्रिक जूस की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं जठर रस। हिंदी में क्या बोलते हैं? जठर रस। जठर रस का स्रावन होता है। अब जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? देखो ये एक पार्ट मैंने यहां पे बात की अग्नाशय के कार्य। मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि अग्नाशय में जो पाचक ग्रंथियां होती है जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, या कि इसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। अब ये जठर रस में क्या पाया जाता है इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। देखो जठर रस में जो बातें होती है प्रमुख, यहां से होता है इसमें HCl। क्या? HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HCl के अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या पाया जाता है? HCl के बाद में यहां पे म्यूकस का स्रावन होता है। म्यूकस के बाद में अगर मैं यहां पे बात करूं, पहले लिख देता हूं म्यूकस। म्यूकस। और दूसरी क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस, और यहां पे कुछ एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। एंजाइम, 3 चीजें हमारे पास होती है गैस्ट्रिक जूस का स्रावन।
अब पहले हम यहाँ पे एक एक बात कर लेते हैं। देखो, आंशिक पाचन होता है क्योंकि यहाँ पे इस जठर रस में एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेस, ये एंजाइम यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे जो भोजन होता है, भोजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आंशिक पाचन होता है, यानी कंप्लीट पाचन यहाँ पे नहीं होता। देखो, एक बात बिल्कुल गांठ बांध के सुन लीजिए कि जो पाचन की जो अंतिम प्रक्रियाएं संपन्न होती है, फाइनल डाइजेशन, या हम बोल सकते कि अंतिम पाचन जो होता है वह आहार नाल के छोटी आंत में संपन्न होता है। बाकी कहीं पर भी कंप्लीट पाचन नहीं होता। माउथ में क्या हमने बात की कि माउथ में हमने बात की थी कि सिर्फ आंशिक पाचन होता है वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च को हम माल्टोस में परिवर्तित करते थे। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी पाचन जो होता है वह पूर्ण नहीं होता है, बल्कि आंशिक पाचन होता है। यहाँ पे याद रखने योग्य बात क्या क्या है वो बात सुन लीजिए। जहाँ पे हम आमाशय के ऊपर आएंगे तो आमाशय की लोकेशन, ये कि हमारे जो एब्डोमिनल भाग होता है, एब्डोमिनल भाग का मतलब क्या होता है, जो हमारे धड़ के नीचे का भाग होता है। ये हमारी छाती है, छाती के नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल भाग। इस एब्डोमिनल भाग में यह जो होता है स्थित होता है। दूसरी बात, इसकी हमने बात की, इसकी संरचना जे शेप होती है, इसके फोल्डेड होती है, ये भी हम बात समझ लिए। इसके प्रमुख भाग जो कि 3 भाग प्रमुख है, और एक भाग जो कि हमने बात की प्रमुख, इसकी जो बॉडी होती है ये। तो इतना आप काम कर लोगे। देखो, संरचना में हम सिर्फ जे शेप स्ट्रक्चर लिख दोगे तब भी काम चलेगा। फोल्डेड होते हैं यानी कुंडलित होता है, ये भी आप बात समझ जाओगे। दूसरी बात, इसके 3 भाग होते हैं, 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, ये भी बात हो गई। कौन कौन सी, फंडस, कार्डियक, पाइलोरी। ठीक, अब बात कर लेंगे हम अग्नाशय के आमाशय के कार्य। तो आमाशय के कार्य में हम बात करते हैं, संग्रहित भोजन को संग्रहित करता है, आंशिक पाचन होता है। यहाँ पे भोजन की और भी जो बोलस होता है इसको और भी बारीक पीसते हैं, जिसको हम चर्निंग कहते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में शुद्ध बोल दो तो इसको हम पिसाई करते हैं। इसके बाद ये भोजन की जो अवस्था होती है, इस अवस्था को हम बोलते हैं काइम। तो काइम में जो भोजन काइम बनता है वो कहाँ पे बनता है, हमारे आमाशय में बनता है। ठीक, ये बड़ी बड़ी बात हो गई। अब ये कार्य के बाद में अब हम आएंगे कि इसके प्रमुख कौन कौन से रस होते हैं। तो देखो, मैंने आपसे सीधी सी बात की कि देखो, ईसोफेगस हिंदी में लिख देता हूं। देखो, ग्रास नली, ग्रास नली से भोजन आया। जो भोजन आया वो किस रूप में था, बोलस के रूप में था। किस रूप में था, बोलस। ये बोलस भोजन कहाँ आया, हमारे आमाशय में। अब ये बोलस जो है यहां पे बन गया काइम। तो ये दोनों जो चीजें हैं मैंने यहां से बताई, ये होता है बोलस माउथ बनाता है, और काइम जो है वह आमाशय बनाता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि काइम भोजन के किस आर्गन में होता है या कहाँ पे बना जाता है। तो अग्नाशय में भोजन जब इस जो अग्नाशयी रस, हम सॉरी आमाशयी रस या जठर रस बोलते हैं। जठर क्यों बोलते हैं, देखो, जठर रस। आमाशय से कौन से रस स्रावित होते हैं, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं आमाशय। आमाशय से जठर रस स्रावित होते हैं। और जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, तो मैंने बोला HCl, मैंने बोला म्यूकस, और मैंने बोला एंजाइम। 3 चीजें इसके जठर रस में होती है। कौन कौन सी, HCl, म्यूकस और एंजाइम। मैंने यहां पे बात किया कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स का नाम भी हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से, मैंने बात किया पेप्सिन, मैंने बात किया रेनिन,
और लाइपेस। रेनिन, लाइपेस, ये 3 एंजाइम्स यहाँ पे जो होते हैं स्रावित होता है। इसीलिए तो यहाँ पे भोजन का पाचन आमाशय में भी होता है। तो देखियो, मैं HCl की बात कर लूँगा थोड़ी सी, फिर म्यूकस की बात कर लूँगा, और फिर हम यहाँ पे आएंगे तो फिर हमारे पाचन की बात हो जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेप्सिन। पेप्सिन का HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, केमिस्ट्री में आपने इसका नाम सुना होगा। ये एक अम्ल है और यहाँ से यह जठर रस जो कि जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। जठर ग्रंथियां, यहाँ पे जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो ग्रंथियां होती है, इस जठर ग्रंथियों से यह जठर रस स्रावित होता है, जिसमें कि HCl पाया जाता है, जिसमें म्यूकस पाया जाता है और जिसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये बात कर लीजिए कि यह जो हमारे भोजन में यदि किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव आ जाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? HCl। HCl इतना स्ट्रांग अम्ल है कि हमारे भोजन में हमने हाथ नहीं धोए खाना खा लिया, हमने कभी कोई फ्रूट्स खा लिया, हम पढ़ने गए किसी बच्चे ने दे दिए वो हम खा लेते हैं, तो आप जानते हो कि हमारे पाचन में कुदरत ने ऐसी सुरक्षा कवच दिया हुआ है कि यदि हमसे कोई गलती से चूक हो जाती है या किसी प्रकार से कोई भूल हो जाती है तो वह आसानी से वह मापी हो जाती है, क्योंकि हमारी प्रकृति ने हमें जो जठर रस दिया है उस जठर रस से क्या होता है? HCl का स्रावन होता है। और वो HCl सूक्ष्म जीव जो भोजन में पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उस HCl के द्वारा उनका क्या हो जाता है? वहां पे खात्मा हो जाता है। तो सीधी सी बात है, HCl सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। और यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि यह जो पेप्सिन होता है उसको यह एक्टिव करने का भी काम करता है। तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि जो पेप्सिन होता है उसको किस प्रकार से यह एक्टिव करता है। दूसरी बात मैं यहां पे बात करता हूं कि जो म्यूकस होता है, यह म्यूकस जो आमाशय के अंदर की वाल होती है, इस आमाशय के अंदर की वाल से यह म्यूकस ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये अम्ल इतना स्ट्रांग होता है, इस अम्ल की सुरक्षा के लिए यह म्यूकस जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि ये म्यूकस नहीं होता तो ये आमाशय जो है इस HCl के द्वारा नष्ट हो जाता, क्योंकि ये HCl इस आमाशय की दीवार को जला देता या नष्ट कर देता। तो ये म्यूकस क्या होता है? इस आमाशय की अंदर की वाल को क्या कर देता है? यह लसलसा बना देता है, ताकि HCl की क्रिया जो है इस आमाशय के ऊपर न हो सके या आमाशय पे HCl का कोई प्रभाव नहीं पड़ सके। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। एंजाइम्स पेप्सिन, रेनिन और लाइपेस। अब मैं यहां पे एक बात और बता दूं कि यहां पे आमाशय की कुछ ऐसी विशेषता है जो कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो 40 मिलियन जठर ग्रंथियां पाई जाती है। आप सोच सकते हो कि नंबर ऑफ ग्रंथ, और उससे कि इस आमाशय से अगर मैं एक दिन की बात करूं तो 3 लीटर तक, क्या 3 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस या जठर रस यह स्रावित करती है। इतनी ग्रंथियां, जो कि मैंने बात की 40 मिलियन ग्रंथियां यहां पे होती है और जो प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्रावन करती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब मैं बात कर रहा हूं कि मैंने भोजन के संग्रह के ऊपर बात की थी कि भोजन का संग्रहण जो है यहाँ पे अलग अलग होता है। जैसे अगर हमने बात की कि कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट भोजन ठहरता कितना है यहाँ पे? अगर भोजन के ठहरने की बात करूं तो वो जैव अणुओं के ऊपर निर्भर करता है। अगर यहाँ पे
कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यह 2 से ढाई घंटे तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पे, मतलब कि 2 से ढाई घंटे के बाद कार्बोहाइड्रेट को बाहर डिओडिनम में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोटीन हो, तो प्रोटीन यहाँ पे कम से कम 5 घंटे से 6 घंटे तक, यहाँ पे 5 घंटे मान के चले, 5 घंटे तक यहाँ पे प्रोटीन, और अगर वसा है तो 6 से 7 घंटे तक यहाँ पे रुकती है। तो देखो हम जो भोजन खाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तेल का भोजन हम खा लेते हैं, तो सुबह दूसरे दिन जब हम उठते हैं तो भोजन रात को 12 बजे 1 बजे हमने पार्टी में खाना किया, बिल्कुल तेलीय पदार्थ था, है ना। घर में जाते जाते 4 बज गए, सोए, 8 बजे नींद खुली, तो पेट बिल्कुल भरा हुआ, खट्टी डकारें आ रही है। तो क्या हुआ कि जो रात को आपने तेलीय भोजन लिया वो हमारे स्टमक से अभी बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसको बाहर निकलने के लिए कितना टाइम चाहिए, 6 से 7 घंटे, जो कि वसा का पाचन आराम से होता है। वसा को यहाँ पे कितना ठहरना होता है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ठहरता है वो 6 से 7 घंटे। तो इसके अगर बात किया जाए कि भाई सबसे कम समय के लिए कौन रुकता है, तो कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद में बात करता हूँ प्रोटीन, और सबसे ज़्यादा जो होता है वह वसा। ये पता होना चाहिए हमें कि अलग अलग समय जो होता है यहाँ पे निर्धारित होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे पाचन के लिए अगर मैं बात करूँ तो पाचन के यहाँ पे आंशिक पाचन की मैंने बात की कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होती है, जो कि जो पेप्सिन होता है, यह यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है, और प्रोटीन के पाचन में पेप्टोन एमिनो एसिड में यहाँ पे इसको तोड़ दिया जाता है। काय में? पेप्टोन और अमीनो अम्ल में इसको तोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अंतिम पाचन नहीं होता। वसा का भी होता है, लेकिन वसा का एकदम बहुत कम 3%, तो यहाँ पे अपन उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो मैंने बात किया कि यहाँ पे पेप्सिन, मैंने बात की कि यहाँ पे जो पेप्सिन होता है यह प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। वैसे मैं एक चार्ट बनाऊंगा लास्ट में जो कि कहाँ होता है। तो यहाँ पे प्रमुख बात रखिए कि प्रोटीन का जो यहाँ पे पाचन होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, तो मैंने यहाँ बात किया पेप्सिन। रेनिन जो है यह छोटे बच्चों में पाए जाने वाला एंजाइम है, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। एडल्ट में यह एंजाइम जो होता है वह नहीं पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि रेनिन एंजाइम्स जो होता है वह लाइपेस, जो कि वसा के लिए बहुत कम यहाँ पे वसा का पाचन होता है, तो इसकी बातें हम यहाँ पे नहीं कर रहे। 3% तक वसा का पाचन यहाँ पे होता है। रेनिन छोटे बच्चों में पाया जाता है, एडल्ट में नहीं पाया जाता है। बस पेप्सिन महत्वपूर्ण है, तो मैंने बात की यहाँ पे पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को काय में तोड़ देता है, पेप्टोन और अमीनो एसिड में तोड़ देता है। तो ये बात जो कि हमने यहाँ पे प्रमुख, देखो देखो यहाँ पे मैंने बात किया हमारे भोजन में जो प्रोटीन होती है वह आमाशय का जो पेप्सिन होता है इसको पेप्टोन में तोड़ने का काम करता है। पेप्टोन और अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। मैं यहाँ पे पेप्टोन धन अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बात किया कि जो पेप्टोन है इसका और आगे पाचन होना जरूरी होता है, तो अंतिम पाचन जो होता है यहाँ पे नहीं होता। तो ये प्रमुख यहाँ पे पाचन की जो प्रक्रिया होती है, मैंने बात किया कि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है, जो कि पेप्टोन में यहाँ पे परिवर्तित करने का काम हम यहाँ पे करते हैं। तो पेप्सिन जो कि यहाँ पे हमने बात की। अब हम बात करते हैं अगली, जो कि ग्रहणी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी या डिओडिनम, जो कि ये वाली संरचना आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आमाशय से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आमाशय के बारे में अगर किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें ऐसी छूटी हो
तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। अगली बात हम करेंगे अगले इसमें, जो कि हमारा डियोडिनम जो कि छोटी आहार नाल का पार्ट होता है, जिसमें अंतिम पाचन छोटी आहार नाल में होता है। तो अगला जो सेशन होगा वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे भोजन पूरा कंप्लीट होता है, तो इसलिए हम बात करेंगे कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आगे हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और धन्यवाद।